हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया हो गए। सो आज हम देखने वाले हैं हमारा पार्ट 5 फिफ्थ लेक्चर ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन। ओके, सो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, कैसे होता है, ईच एंड एवरीथिंग। अब देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स व्हाट, लाइक कोरोजन लिखा है यहाँ पर। एक वर्ड क्या लिखा है, कोरोजन। कोरोजन मतलब क्या कि जब मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन ही उसको ही बोला जाता है कोरोजन। साइंटिफिक भाषा में बोला जाता है कोरोजन। ओके, कोई भी मेटल जो है आयरन, उसके ऊपर जब जंग लग जाता है तब उसको कोरोजन बोला जाता है या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन बोला जाता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज जनरली टर्म एज रस्टिंग ऑफ आयरन, एक ही है। ओके, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच आयरन इज कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। ओके, एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंट में क्या हो जाता है, जो आयरन है, ठीक है, आयरन क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इनटू उसके हाइड्रेटेड फॉर्म में। हाइड्रेटेड फॉर्म मतलब कैसा, आयरन का फॉर्म ये होता है Fe, ठीक है, Fe, और ये किस में, OH में। ऐसा ये हो गया हाइड्रेटेड फॉर्म। तो इसमें ऐसे कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एयर एंड मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। Fe मतलब क्या, आयरन, और ये क्या हो गया, हाइड्रेटेड। समझ में आ गया। अब इसका प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। प्रोसेस, एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स। हमने पता है एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा गैसेस पाए जाते हैं, n नंबर ऑफ गैसेस पाए जाते हैं, है ना। जो नोबल गैस देखा था हमने 18 ग्रुप एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, वो क्या होते हैं, सारे गैसेस ही पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ओके, और उसके अंदर ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर भी है। When iron came into contact with this atmospheric air, it slowly react with oxygen to form ferric oxide. पिछले लेक्चर में हमने देखा ना, जैसे कोई भी एलिमेंट, अल्कली मेटल हो गया या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, वो क्या करता है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पर भी ये क्या बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है। स्लोली रिएक्ट होता है, एकदम स्लोली। आपने देखा है क्या कभी कि मेटल रॉड है, वो बारिश में भीगी रहेगी, और नहीं मतलब गीली गीली कर दिया आपने मेटल रॉड को और रख दिया, ठीक है, बाहर, तो वो दूसरे दिन उसको रस लगता है क्या, मतलब एकदम रस लग के वो पूरा ख़त्म हो जाता है क्या, नहीं। रस्टिंग एक बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है, एक केमिकल प्रोसेस है, और वो बहुत स्लो चलती है, बहुत धीरे 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 करके ना वो मेटल को क्या कर देती है, वो सड़ा देती है, पूरा गला देती है। कुछ समय बाद कुछ वो मेटल के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें दिखते हैं। ओके, जहाँ पर एक टाइम पर वो मेटल एक कुछ शेप का था, लाइक फॉर एग्जांपल एक प्लेट के शेप में होगा, तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लाइक कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद वो प्लेट हमें दिखेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है उसकी, वो पूरा डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। दिस फेरिक ऑक्साइड ऑन फर्दर रिएक्शन विद वाटर वेपर्स फॉर्म्स हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब देखो, फेरिक ऑक्साइड क्या करते, देखो आयरन है, सी आयरन है, ठीक है। अभी ये ना यहाँ पर क्या लिखा है, एस लिखा है। एस मतलब क्या होता है, सॉलिड। हमने पता है कि आयरन को हम देखते हैं जो कैसा होता है, सॉलिड होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, सॉलिड लिखा है। ये क्या है, ऑक्सीजन। ओके, जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड। ओके, जो कि हमने यहाँ पे देखा था, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब ये फेरिक ऑक्साइड कैसा है, ये भी सॉलिड ही है। अब क्या होगा, अभी ऑक्सीजन का काम हो गया, ठीक है, ये ऑक्सीजन ले लिया। अब दूसरा ऑप्शन क्या बोला था, वाटर वेपर। देखो पहले क्या लिया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया, क्या बनाया, फेरिक ऑक्साइड। अब दूसरी बार क्या रिएक्ट करेगा, वाटर वेपर। वाटर वेपर मतलब क्या है, पानी है ना। वाटर वेपर्स में क्या होता है, पानी तो होता है, और वही पानी अभी फेरिक ऑक्साइड क्या करेगा, वही पानी के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। वाटर, भले हम वाटर वेपर बोल दो, लेकिन उसका फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, H2O। गैस के फॉर्म में भी अगर वाटर रहा तो हम उसको वही बोलेंगे। हम जब कुछ गर्म करते हैं, चाय या फिर कुछ भी गर्म पानी करते हैं, तब वो ऊपर वेपर्स निकलते हैं ना, उसके अंदर भी क्या होता है, पानी तो होता है, तो वो क्या हो गया, H2O। ओके, अभी फेरिक ऑक्साइड क्या करेगा, H2O के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। H2O भी कहाँ प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर के अंदर। वो कैसा है, लिक्विड है, तो क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। फिर Fe2O3 इंटू, ये डॉट लिखा है यहाँ पे, डॉट है, डॉट मतलब क्या होता है, इनटू होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता है ना। और ये एक्स, एक्स मतलब क्या है, एक कोई भी नंबर आएगा यहाँ पर, लाइक 3H2O
ओके। देन 4H2O, ये जो X की जगह पर ना कोई भी नंबर लिखेंगे हम, और ये H2O क्या हो गया, लिक्विड। ओके। अब ये पूरा कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड है सॉलिड, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर भी है, आयरन भी है। ओके। अब ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। अब देखो ये X नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच इज़ वेरिएबल, और X क्या है, नंबर ऑफ वाटर वेपर है। नेक्स्ट इफेक्ट। अब देखते हैं इसके इफेक्ट्स क्या कैसे कैसे हैं। रस्ट फॉर्म्ड इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स विच क्रम्बल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। इन एडिशन टू कोरोडिंग द मेटल, रस्टिंग ऑल्सो वीकन द आयरन स्ट्रेंथ। मतलब क्या हो जाता है ना, छोटे 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 सा मतलब पार्टिकल्स आ जाते हैं ब्राउनिश कलर के, है ना, रेड डार्क रेड कलर के, देखा होगा आपने। तो ये फ्लेक्स लाइक हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइक हो गए। ओके। और ये क्या कर देते हैं, धीरे धीरे करके मेटल को क्या गला देते हैं। ओके, मतलब एकदम पूरा पतला कर देते हैं, वीक कर देते हैं एकदम मेटल को, पूरा वीक। और जैसे हम हाथ से मोड़ लेंगे ना, वो टूट जाएगा मेटल दो टुकड़ों में। ओके, या फिर मुड़ जाएगा, ठीक है। अब उसके प्रिवेंशन क्या क्या है, अभी तो इसको पता ही है, बहुत कॉमन है क्या, पेंट लगाना, ऑयल ग्रीस लगाना मेटल के ऊपर, है ना। ये सारे क्या हो गए, प्रिवेंशन हो गए, प्रिकॉशंस हो गए। द मेटल सर्फेस व्हेन कोटेड विद सम अदर मटेरियल्स प्रिवेंट द एक्सपोजर ऑफ द मेटल टू द मॉइस्ट एयर। ऐसा चीज़ें करनी होगी जिससे हम क्या होगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर वाटर वेपर से क्या हो जाएगा, मेटल का कनेक्शन क्या है, टूट जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे कैसे करेंगे हम, ऑयलिंग करके, पेंट लगा के, ठीक है, ऑयल पेंट्स जो होते हैं ना वो लगा के। दस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स सच used for different purpose. It is also necessary to coat the surfaces with the different material depending on their nature. ठीक है, अलग अलग मेटल्स, मतलब मेटल से क्या क्या करते हैं हम, अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, इक्विपमेंट्स बनाते हैं, है ना, हमारे यूज़ के लिए। तो क्या होता है ना, उसको अलग अलग कुछ कभी कभी ना अलग अलग फॉर्म से तोड़ना मोड़ना पड़ता है, या फिर उनको शेप अलग अलग देना पड़ता है। देन उसके साथ कोई ना कोई दूसरे मेटल को मिक्स करके ना उनकी कोई सेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं। ओके। डोर्स, विंडोज, कार, बसेस, व्हीकल्स एक्सेट्रा आर कोटेड विद द रेड लीड ऑक्साइड पेंट। अब देखो, अब कार है, विंडो है, ठीक है, व्हीकल्स है, बसेस, इनमें तो ये तो ना बारिश में खड़ी रहती है ना। और बारिश में क्या है, फिर पानी, और एयर में है ऑक्सीजन, वो तो कितनी जल्दी ख़राब हो जाएगी। फिर कार या बस हो गई, कितना जल्दी जंग लग जाएगा उससे। तो ऐसे टाइम पर जब गाड़ी जब बनाते हैं, 4 व्हीलर हो गया, 2 व्हीलर जब बनाते हैं, तब क्या करते हैं, जो उसको उसके ऊपर कोटिंग लगा दी जाती है, मेटल के ऊपर कोटिंग लगा दी जाती है, किसकी, रेड लीड ऑक्साइड की, ठीक है। वो भी एक टाइप का पेंट है। रेड लीड मतलब जो लीड नहीं होता अपना, जिससे अपन लिखते हैं पेंसिल के अंदर का, उसका ये अलग फॉर्म होगा, ठीक है। और ये लीड मतलब क्या है, कार्बन है, ठीक है, मतलब डिफरेंट कार्बन फॉर्म है। ओके। दिस कोटिंग प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम रस्टिंग, और ये कोटिंग क्या करेगा, रस्टिंग से बचाएगा आयरन को। इन एडिशन टू प्रोटेक्टिंग द मेटल फ्रॉम द रस्टिंग, कोटिंग इन दिस केसेज शुड ऑल्सो बी इन्हेंस्ड टू अपीयर द स्ट्रक्चर। For this purpose, the enamel paint is coated on the surface of the red lead oxide paint. अभी क्या होता है पता है क्या, कभी कभी ना ये जो रेड लीड ऑक्साइड पेंट जो है ना, वो भी कभी कभी मतलब ये हो जाता है, मतलब हार मान लेता है ना, ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स के मुकाबले, और इसके मुकाबले क्या हो जाता है, वो हार मान जाता है। तो क्या करते हैं, इसके ऊपर भी ये तो लगाएंगे, नो डाउट, ये बेसिक में लगाएंगे, और इसके ऊपर भी एक लेयर लगा लेते हैं, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, इनेमल पेंट बोला जाता है। इनेमल नाम सुना होगा आपने कभी कहीं पर, अपने जो टीथ नहीं होती, बैक साइड के टीथ होते हैं ना जो, उसको क्या बोला जाता है, इनेमल टीथ बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है फिर, इनेमल जो पेंट, वो क्या बहुत स्ट्रांग होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बारिश आने दो, कितनी भी ठंडी हवा चलने दो, कितनी बर्फ़ गिरने दो, ये हटता नहीं है। ये हटेगा नहीं तो क्या होगा, कोरोजन होगा नहीं, मेटल हमारा सेफ रहेगा। नेक्स्ट शेप देखो, अभी जैसे
बहुत इस बड़े बड़े ओशन में ना सी में क्या होते हैं, शिप्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, वो बहुत सालों से वैसे के वैसे ही है ना। तो जैसे शिप होते हैं, ब्रिज होते हैं, है ना, वो भी बहुत सालों से ना मतलब पानी के अंदर रहते हैं। बड़े बड़े पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स, आपने देखा होगा, उनको कभी जंक नहीं लगता, है ना। तो ये कैसे होता है, ये होता है इनकी वजह से ही। आर कोटेड विद द टार एंड रेड लीड ऑक्साइड पेंट। आप देखो सब इसमें क्या है, जो रेड लीड ऑक्साइड पेंट है ना वो कॉमन है। सबसे पहले तो लगाएंगे ही लगाएंगे बेस में, ठीक है। अगर उससे काम बनता है तो ठीक, या फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, अभी हम पोल ब्रिज उनके ऊपर क्या करेंगे, टार लगाएंगे। टार जैसे कोल टार नहीं होता है ना, वो भी कैसे होता है, जो हम जिससे रोड बनाते हैं वो क्या होता है, वो कोल टार होता है। अभी वही टार को वैसे उसको थोड़ा सा पतला करके वो यूज़ किया जाता है पेंट के तरह, ओके, कोटिंग की तरह। दो दिस इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस, इसमें तो बहुत पैसा जाएगा, है ना। दिस इफेक्टिवली प्रिवेंट्स रस्टिंग, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। पैसा बहुत ज़्यादा जा रहा है नो डाउट, लेकिन बहुत हमारा जो मेटल है वो आराम से बहुत सालों तक रहेगा, ओके। एज दिस स्ट्रक्चर आर इन कॉन्टैक्ट विद वाटर ऑलवेज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द मेटल फ्रॉम कोरोजन इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल। अभी हम तो ये करेंगे ही, क्यों करेंगे, क्योंकि इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा हमें। अगर इतना नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, जो ब्रिज है वो तो 24 घंटे पानी के अंदर रह रहा है ना। 24 घंटे क्या रह रहा है, पानी के अंदर रह रहा है। बारिश आएगी, बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, ओके, तो उसमें क्या होगा है, ये वो तो बहुत जल्दी सड़ जाएगा और पूरा ब्रिज कोलैप्स होके पूरा गिर जाएगा, राइट। और उसके पास जो भी व्हीकल्स जा रहे थे वो भी गिर जाएंगे और बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो इस टाइम में क्या किया जाता है, शिप्स को, इलेक्ट्रिक पोल्स भी देख लो कितने बड़े बड़े होते हैं, है ना। और सालों साल मतलब 15 20 40 50 साल तक वो रहते हैं, या फिर मोर देन डैट। क्यों, अगर वो नॉर्मली हम उसके ऊपर सिर्फ रेड जो ऑक्साइड पेंट है वो अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, 2-3 सालों बाद उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाएगा। और 1-2 साल में पूरा वो पोल जो है, इलेक्ट्रिक पोल पूरा जंग जाएगा। और जैसी बहुत तूफ़ानी हवा आई तो पूरा पोल नीचे गिर जाएगा। और पूरा पोल पे क्या चल रही थी, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, 240 की वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी चल रही थी। वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी फिर जो भी लोग उनके आजू बाजू हो गए उधर गिर जाएगी, या फिर पानी जो होगा उसके ऊपर गिर जाएगा। तो बहुत सारे बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए जो कॉस्टली है बट ये इफ़ेक्टिव है बहुत ज़्यादा। तो उसे टार एंड रेड लीड ऑक्साइड पेंट यूज़ किया जाता है, ओके। नेक्स्ट इज कुकिंग स्टोव्स, ovens, refrigerators, wash basins, utensils coated with a metal surface at high temperature. This process is called enameling. This coating is resistant to high temperature. It is also give good appearance to the आर्टिकल मतलब जो भी हम ना बनाते हैं ना, वो जो बेसिन होता है ना हमारा, जो किचन के अंदर का बेसिन जो हम देखते हो आप, वो मेटल का होता है ना। वो मेटल का होता है। तो जैसे कुकिंग स्टोव हो गया, मतलब जो चूल्हा नहीं होता गैस, है ना, जिसके ऊपर खाना पकाते हैं, वो हो गया। ओवन्स हो गए, रेफ्रिजरेटर, इसमें क्या होता है ना, जो मेटल होता है ना, ओरिजिनल जो मेटल, उसके ऊपर एक और मेटल लगाते हैं, एक और मेटल की लेयर लगा लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, और वो बहुत मतलब क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल होता है। मतलब उसको एकदम हाई टेम्परेचर पर लेके जाएंगे, उस मेटल को पिघलाएंगे और इस पुराने मेटल के ऊपर लगा देंगे। उससे क्या होगा, एक कोट बन जाएगा, एक कोटिंग हो जाएगी। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इनैमलिंग बोला जाता है। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग लगा देना इज कॉल्ड विद इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड इनैमलिंग, ओके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनैमलिंग। और ये जो है कोटिंग, ये मतलब कितना भी गर्म कर दो ये पिघलेगा नहीं, ठीक है। कितने भी ठंड में रहने दो, कितने भी ना बर्फ़ में रहने दो, या फिर किस में भी रहने, बारिश में, तो ये क्या होगा, रस्टिंग नहीं लगने देगा, ओके। और ये इससे क्या होता है, अलग अलग शाइनिंग भी देता है। ये जो भी यूटेंसिल हो गए, जो गैस स्टोव हो गया ना, कभी कभी देखते हैं हम बहुत चमकता है गैस स्टोव, तो ये किसके जैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ देयर इनैमलिंग ओनली, ओके। जैसे अभी दूसरा नेक्स्ट है मशीन पार्ट, इंजन पार्ट। अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन दिस पार्ट्स इज ऑफ no use since these parts keep moving, which result in the weathering of the coating. Hence these parts are coated with a layer of oil or grease.
grease. In addition to preventing rusting, this also act as a lubricant for the machine. अब देखो, जो गाड़ियों में मशीन होती है या फिर है ना इंजन होते हैं, और या फिर फैक्ट्रीज़ में बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, अभी वो क्या होता है, कंटिन्यू ना चलते रहते, उससे क्या होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है। फ्रिक्शन डेवलप होगा तो क्या होगा, हीट डेवलप होगी, है ना। हीट डेवलप होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जाएंगे, और उससे क्या होगा, जो मेटल है वो थोड़ा पतला पतला होता जाएगा। मेटल अगर पतला हो गया और वो पानी के और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया तो रस्टिंग हो गई, ठीक है। अभी इतनी बड़ी मशीन को हम रस्टिंग से कैसे बचाएंगे, वो उसमें छोटे छोटे पार्ट होंगे, है ना, छोटे छोटे स्क्रू होंगे। तो ऐसे केसों में क्या किया जाता है, जो ऑयल होता है ना, ग्रीस, वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। व्हीकल्स में भी ना हम बोलते हैं ना, ऑयलिंग कर दो, ऑयल चेंज कर दो, तो वो इसकी वजह से हो रहा है। पहली बात, वो तो फ्रिक्शन कम कर रहा है, दूसरी बात वो क्या कर रहा है, रस्टिंग से भी बचाता है, ठीक है। या जो ब्रेक लगते हैं वहाँ उसमें भी ना ग्रीस यूज़ किया जाता है। पूरे मशीन के बाहर से भी और अंदर से भी ना क्या किया जाता है, ग्रीजिंग की जाती है, ऑयल किया जाता है, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली। नेक्स्ट इज़ फर्नीचर एंड फिक्चर्स कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक। और जो फर्नीचर होते हैं ना, फर्नीचर जो तो मेटल के जो फर्नीचर होते हैं, जैसे अलमारी होती है ना, वो उसके ऊपर भी क्या होता है, एक प्लास्टिक का पेंट लेयर यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक का हो गया या फिर एक ऑयल पेंट रहता है, वो यूज़ किया जाता है, सो डैट उसकी वो जो एक तो देखो, अभी अलमारी है, अलमारी का जो ये शीट होती है ना, वो एकदम शीट से बना होता है, और शीट कैसे होती है, पतली होती है, और पतली होने के कारण वो क्या करता है, ईजिली ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, और जल्दी जंग जाता है, ठीक है, अलमारी जो होती है ना मेटल की। तो इसका ये जंग ना लगे इसलिए हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के जो लेयर है वो उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है, या फिर पेंट की लेयर चढ़ाएंगे, प्लास्टिक की लेयर चढ़ाएंगे, उससे क्या होगा, ये कांटेक्ट से दूर रहेगा, मतलब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट से दूर रहेगा, और उससे हमारा जो अलमारी है वो रस्टिंग नहीं होगा उसके ऊपर, ओके। नेक्स्ट इज़ गैल्वेनाइजेशन। अभी गैल्वेनाइजेशन आपने देखा ही तक क्या होता है, मतलब आपको आइडिया है कि गैल्वेनाइजेशन क्या है। गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या है कि कोई भी मेटल हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, अगर हम उसे उसकी सेल्फ लाइफ जब बढ़ानी है, उसे हमें सालों साल टिका रहना देना है, ऐसे कि ऐसे ही, ठीक है, विदाउट एनी कोरोजन या कुछ भी हो जाए, लेकिन उसको ऐसे कैसे रखना है, तो हम उसको क्या, उसमें कोई ना कोई अलग अलग एलिमेंट्स या फिर कोई दूसरे मेटल्स या कोई दूसरे चीज़ें ऐड करते हैं, तब जाके वो क्या करता है, जो मेटल है या फिर कोई भी चीज़ हो गई वो बहुत सालों तक रहती है। जैसे हम अचार बनाते हैं, है ना, अचार जब बनाते हैं तब क्या करते हैं, बहुत सारा ऑयल डालते हैं, बहुत सारा नमक डालते हैं, उससे क्या होता है, हमारा जो अचार है पूरा साल भर तक चलता है ना। तो हमने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें डाल दी उसके अंदर, ऑयल, सॉल्ट। तो वैसे ये गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, मेटल्स के अंदर दूसरे दूसरे मेटल्स डाले जाते हैं, ठीक है। आयरन शीट्स आर डिप्ड विद मोल्टन जिंक। अब देखो, जिंक है, ठीक है, अभी मोल्टन जिंक, मोल्टन मतलब क्या, पिघला हुआ जिंक, एकदम जैसे है ना वो ज्वालामुखी निकलती नहीं है, मोल्टन लावा बोलते हैं इसको, तो वो होता है, ठीक है, पिघली हुई जिंक। तो उसमें क्या क्या करते हैं हम, हमारा जो आयरन की शीट है पतली से एकदम, है ना, पतरा, फॉर एग्जांपल, वो पतरे को क्या करते हैं हम मोल्टन जिंक में डाल देते हैं, डिप करते हैं, ठीक है, और उसको क्या कर देते हैं, उसके ऊपर एक बड़ा सा रोलर चला देते हैं, एकदम रोलर नहीं, मतलब जो भी रोड बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं रोलर, ठीक है, और इसके ऊपर फिर वो रोलर चला देते हैं। दिस आयरन कोटेड विद जिंक मेटल इज कॉल्ड गैल्वेनाइज्ड आयरन। अब जो आयरन क्या हो गया है, गैल्वेनाइज्ड आयरन बन चुका है, क्योंकि उसके ऊपर हमने आयरन डाल दिया है, ठीक है, कैसी, उसके ऊपर उसके आयरन के मोल्टन के अंदर डिप करके। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइज्ड आयरन और गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, डाउट नहीं होगा ना कोई, ओके। एग्जाम्पल, टीन रूफ, बकेट्स, टब, आयरन ट्रंक, सूटकेस, ये सारी क्या है, गैल्वेनाइजेशन के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। टेनिंग। अब टेनिंग क्या है, फॉर्मिंग अ लेयर ऑफ टीन ओवर द आयरन सरफेस कॉल्ड टेनिंग। अभी आयरन सरफेस के ऊपर, मतलब आयरन के ऊपर एक लेयर बना देते हैं हम टीन की। टीन क्या है, एक टीन एक एलिमेंट है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, ओके।
सो ये टीन की क्या करते हैं, हम लेयर डाल देते हैं किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, उसको बोला जाता है टीनिंग। टीन यूज़ कर रहे हैं इसलिए टीनिंग, समझ में आ गया। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, टीनिंग बोला जाता है। दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू गैल्वेनाइजेशन। ये कैसी है, गैल्वेनाइजेशन के सिमिलर है। गैल्वेनाइजेशन के ऊपर भी क्या प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, मेटल आयरन जो होता है, आयरन के ऊपर एक शीट लगा लेते हैं, है ना, और उसके ऊपर रोलर कोस्टर चला देते हैं, राइट। टेनिंग में भी क्या होता है, वैसे ही होता है, आयरन के ऊपर एक पतली सी लेयर लगा लेते हैं, ओके। नेक्स्ट उसके एग्जाम्पल है कंटेनर फॉर एडिबल मटेरियल्स लाइक ऑयल्स, फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल्स, मीट एक्सेट्रा, ओके। इनके अंदर जो कंटेनर है ना, जो टिफ़िन जो होते हैं ना, टिफ़िन के अंदर आपने देखा होगा मेटेलिक ऐसा दिखता है, तो वो क्या होता है, टिनिंग होती है, ठीक है। जो ऑयल के जो बड़े बड़े डब्बे होते हैं ना, आप देखा होगा एकदम बहुत बड़े बड़े डब्बे होते हैं, तो वो भी किससे बना है, मतलब उसके ऊपर किसके ऊपर कोटिंग है, टीन की ही कोटिंग है। फ्रूट जूसेस हो गई, सो ऑल आर दिस बिलोंग फ्रॉम दैट। और जैसे अपने ना कोई फ्रूट जूसेस रहते हैं ना, वो जिसके अंदर से एक वाइटिश लेयर होती है एल्यूमिनियम टाइप की, वो एल्यूमिनियम नहीं रहता है, वो रहता है टीन, ओके। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब हमने देखा था, ठीक है, हमारे चैप्टर के अंदर कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, ओके। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग द आयरन मेटल बाय अनदर मेटल बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रो मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, और प्लेटिंग मतलब प्लेट, एक के ऊपर एक प्लेट रख देना, ठीक है। किसकी प्लेट रख देना, आयरन की प्लेट रख देना। पहले एक आयरन की प्लेट थी, उसके ऊपर एक आयरन की प्लेट रख दो, उसको बोला था इलेक्ट्रो प्लेटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द मेटल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर निकल एंड क्रोमियम, और इसके अंदर कौन से मेटल यूज़ किए जाते हैं, निकल और क्रोमियम। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, इसको याद कर लेना। निकल और क्रोमियम जो मेटल है यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर। दो इट इज़ एक्सपेंसिव प्रोसेस, बहुत महंगी प्रोसेस है। कोटिंग इज़ लॉन्ग लास्टिंग एंड इफेक्टिव। सेम जैसे हमने वो ब्रिज और शिप में देखा था ना, वैसे ही यहीं पर भी है, बहुत कॉस्टली है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल बाइसिकल हैंडल, रिम्स, रिम्स मतलब क्या, जो साइकिल बाइसिकल के जो रिम्स नहीं होते टायर के अंदर के छोटे 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 छोटे, है ना, उसको बोलते हैं, ओके। कार बम्पर्स एंड एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं, इसमें अपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ किया जाता है। जैसे जो साइड मिरर्स होते हैं ना व्हीकल्स के, वहाँ पर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ किया जाता है। जैसे वो स्टेनलेस स्टील जो होते हैं, है ना, यूटेंसिल्स, हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील है, इसको जंग नहीं लगता, तो वो क्यों बने हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से ही बने हैं। जैसे हम ना सीढ़ियों से जब नीचे उतरते हैं तब वो मेटल रहता है ना, मेटल का शाइनी मेटल, तो वो भी किससे बने होते हैं, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के वजह से ही बने होते हैं। और उनमें क्या होता है, रस्टिंग की जो मात्रा है बहुत ही कम होती है, ओके। एलॉय, एलॉय मतलब अभी देख लेते क्या है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ अदर मेटल्स विथ आयरन टू मेक अ होमोजेनस मिक्सचर इज कॉल्ड एलॉइंग। एलॉइंग मतलब बहुत सारे मिक्स अलग अलग ना मेटल्स लेंगे और उसको आयरन के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस क्या बोला जाएगा, एलॉय फॉर्मेशन और एलॉइंग मेटल्स। जैसे एलॉय व्हील्स नहीं होते, व्हीकल्स में एलॉय व्हील्स यूज़ किए जाते हैं, आज के डेट में तो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एलॉय व्हील्स, तो वो इसी प्रोसेस में आते हैं, लाइक इसी प्रोसेस से बनते हैं। लाइक मेटल्स को अलग अलग दूसरे मेटल के साथ मिक्स किया जाता है और वो एलॉय बनते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज एलॉय ऑफ आयरन इज स्टेनलेस स्टील, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो होता है ना, वो इसमें बनते हैं, विच कंटेन 12 to 20% क्रोमियम एंड 0.07% to 0.1% कार्बन। देखो क्रोमियम का परसेंटेज देखो 12 से 20 और कार्बन का परसेंटेज कितना है 0.07 to 0.1। इन दोनों को मिक्स करके क्या बना जाते हैं, एलॉइंग बनाए जाते हैं। कार्बन बाय मेकिंग दिस स्टेनलेस स्टील एलॉय आयरन मेटल इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ कोरोजन। और ये स्टेनलेस स्टील बनने से क्या होगा, आयरन जो मेटल है वो क्या होगा, बचेगा, कैसे, कोरोजन से। हमारा मेन मकसद क्या है, कोरोजन से बचाना, क्योंकि कोरोजन क्या कर रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या कर रहा है, मेटल की जो सेल्फ लाइफ है वो कम कर दे रहा है। हमें क्या करना है, उस मेटल की लाइफ क्या करनी है, बढ़ानी है। तो ये सारे डिफरेंट प्रोसेसेस है, ओके। अब इसमें ना जो एलॉइंग है वो कहाँ यूज़ की जाती है, देखो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, जो सायरेंस होते हैं ना, इंजेक्शंस, जो आगे नीडल होती है
वो भी किससे बनी होती है, एलॉइंग से ही बनी होती है। दूसरा जो ब्लेड होते हैं, ब्लेड हो गया, सीजर्स हो गया, स्पैचुलास हो गए, बहुत अलग अलग चीज़ें जो भी मेडिकल यूज़ किए जाते हैं ना ऑपरेशन के दौरान, वो सारे किससे बनते हैं, एलॉइंग से बनते हैं। ओके, यूटेंसिल्स जो होते हैं ना खाना पकाने वाले, वो भी किससे बनते हैं, एलॉय से। टूल्स हो गए, कटलरीज, ऑल आर दिस थिंग केम अंडर द एलॉय। सो अभी हम देखेंगे डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन टेस्ट है, ठीक है। अभी फॉलोइंग टेस्ट कैन बी परफॉर्म बाय डिटेक्टिंग द ऑक्सीजन, द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अभी सारी टेस्ट है 1 2 3 4 5। ओके, सारे टेस्ट है, 4 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। सो अलग अलग टेस्ट है किसके लिए, ऑक्सीजन को डिटेक्ट करने के लिए, कि कैसे कैसे ऑक्सीजन्स होती है, कैसी पाई जाती है, कैसे हम उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। रिकाइंडल प्रोसेस है, और ग्लोइंग स्पिंडल, न्यूट्रल टू लिटमस। ओके, ये लिटमस पेपर यूज़ किया जाएगा इसके अंदर। कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड चेंजेस इनटू रेडिश ब्राउन NO2। ओके, टर्न्स अल्कलाइन पायरोगोल टू डार्क ब्राउन। ये सारी डिफरेंट क्या है, मेथड्स है और टेस्ट है, ठीक है, जिसको मतलब इतनी डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है। और ओके, ये बाद में कब है, ग्रेजुएशन के टाइम जो होता है ना, उस टाइम पर ये डीपली पढ़ाया जाता है। ओके, अभी ऑक्सीजन का यूज़ क्या क्या है, तो हमें तो पता है कहाँ पर, रेस्पिरेशन और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम जब सांस लेते छोड़ते हैं वहाँ पर भी ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है। कंबशन और बर्निंग ऑफ फ्यूल, वहाँ पर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑक्सीजन। मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। HNO3 इन इंडस्ट्री, ठीक, इनको बनाने में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। ओके, एक्सप्लोजिव, ठीक है, एक्सप्लोजिव के लिए मतलब ऐसा जो बड़ा बॉम्ब जो ब्लास्ट करते हैं ना, वहाँ पर फॉर ब्लास्टिंग बिग रॉक इन माइंस, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, है ना, उससे बहुत बड़े बड़े चट्टानें होती हैं, उनको तोड़ने में कैसे क्या यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन को ही यूज़ किया जाता है। या फिर कुआं खोदने में, है ना। अ मिक्सचर ऑफ कोल, पेट्रोलियम, जेली जैसे लिक्विड ऑक्सीजन इज़ यूज टू फॉर्म दी कार्टिलेज। और इन सब में क्या यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है। मेटल एक्सट्रैक्शन, मेटल को जब एक्सट्रैक्शन मतलब क्या, मेटल को अलग अलग करना। धरती के अंदर से हम जब कोई चीज़ें निकालते हैं तो मिक्स फॉर्म में आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें मिक्सड होकर आती है, ठीक है। अभी हमको मेटल चाहिए, आयरन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसमें से आजू बाजू जो भी चीज़ होगी वो निकाल देंगे और बस मेटल ले लेंगे। यूज इन ब्लास्ट फर्नेस, ये एक फर्नेस है, जैसे भट्टी नहीं होती, भट्टी ईंट की भट्टी हो गई, या फिर आयरन की भट्टी हो गई, जहाँ पर आयरन को ना तो गर्म करके से उसको शेप दिया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ओके, सो या नेक्स्ट इज़ वेल्डिंग, जो हम जोड़ते हैं ना दो मेटल को वेल्डिंग करके, उसमें भी ऑक्सीजन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑन बर्निंग गिव्स एन ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम विच इज़ एट अ टेम्परेचर ऑफ 2800 डिग्री सेल्सियस। देखो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसका। इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन व्हेन एसिटिलीन इज यूज्ड इट बिकेम ऑक्सी एसिटिलीन flame which gives the still higher temperature at 3300 degree Celsius. Both are used in the welding purpose. ओके, दोनों भी यूज़ किया जाता है वेल्डिंग पर्पज़ में। एक में क्या यूज़ किया गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। दूसरे इसमें क्या क्या यूज़ किया गया, एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की जगह पर क्या यूज़ किया गया, एसिटिलीन यूज़ किया गया। एसिटिलीन जब हम यूज़ करते हैं तब वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर ये करता है, मतलब रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट इज स्टिमुलेंट फॉर ब्रीथिंग, है ना, सांस लेने जाने के लिए, जो हम इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, उसके लिए भी बहुत मेन रोल प्ले करता है ऑक्सीजन। अ मिक्सचर ऑफ 95% ऑक्सीजन एंड 5% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड कार्बोजन। कार्बोजन में मतलब क्या, जो 95% क्या है, ऑक्सीजन है, और CO2 कितना है, 5% है। इन दोनों को मिक्सचर को क्या बोला जाता है, कार्बोजन बोला जाता है। इट इज़ यूज फॉर द एडिंग ब्रीदिंग इन द पेशेंट विद ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। मतलब जो अस्थमा होता है जिन लोगों को, है ना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा चल नहीं सकते, उन्हें दम्मा होता है, जल्दी जल्दी सांस फूलती है उनकी, तो उसमें क्या क्या उनको, ऐसे पेशेंट को क्या किया जाता है, कार्बोजन दिया जाता है, ठीक है। एक सिलेंडर नहीं होती जो उनके पीठ के पीछे, तो वो होता है। ओके, उसके अंदर कार्बोजन होता है। 95% क्या होता है, ऑक्सीजन, और 5% क्या होता है, CO2। एज एन एनेस्थेटिक
मतलब जब हम बेहोश करते हैं ना ऑपरेशन के दौरान, तब भी ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है। किसके साथ? मिक्स कर देते हैं, किसके साथ? N2O के साथ। ओके, यूज टू एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान जब ऑपरेशन करते हैं ना किसी इंसान के, तब उसे बेहोश किया जाता है। और बेहोश करने के लिए कौन सा क्या यूज़ करते हैं? एक तो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन के साथ N2O यूज़ किया जाता है। पहले क्या किया यूज़ करते थे? CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ करते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता था, इंसान मतलब ऑपरेशन करते करते ही उसकी डेथ हो जाती थी। मतलब ये मोस्ट ऑफ द चीज़ कहाँ से डेथ हो रही थी उस इंसान की? इससे हो रही थी, CCl4 से। क्लोरोफॉर्म भी बोला जाता है इसे। ओके, वो क्लोरोफॉर्म से क्या हो रहा था? वो हानिकारक, बाद में पता चला कि ये बहुत हानिकारक है। मोस्ट ऑफ द डेथ क्या हो रही है? क्लोरोफॉर्म की वजह से ही हो रही है। ओके, सो फिर उसको क्लोरोफॉर्म को क्या किया गया? बैन कर दिया गया हॉस्पिटल्स में जब भी ऑपरेशन होते थे। और उसकी जगह पर क्या यूज़ करने लग गए? ऑक्सीजन और N2O का मिक्सचर। रॉकेट फ्यूल, जो रॉकेट उठते हैं ना, है ना, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 या फिर इसरो, नासा जो रॉकेट रिलीज़ करते हैं उनके अंदर भी क्या यूज़ किया जाता है? लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है, ठीक है। लिक्विड ऑक्सीजन क्या है? एक फ्यूल की तरह काम करता है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर आर कैरिड बाय द माउंटेनर्स, एस्ट्रोनॉट्स, माइनेट्स, डाइवर्स, सबमराइनर्स, एविएटर्स, फायरमैन्स। इनके पीछे ना छोटे छोटे ऐसे सिलेंडर होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन भर देते हैं। और वो लोग फिर एकदम डीप सी में भी जा सकते हैं, समुद्र के अंदर भी जा सकते हैं, बहुत गहरे, ठीक है। दूसरा, बड़े बड़े माउंटेन जो होते हैं उनको चढ़ाई करते वक्त ऑक्सीजन, वहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है बड़े बड़े माउंटेन के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पर वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉट भी, हमारे में जो स्पेस है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, बस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन कैसे लेंगे? फिर यही सिलेंडर में क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेके जाते हैं। अभी देख लेते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन मतलब हमें पता ही क्या होता है। एयर पॉल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे गाड़ियों की जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं ना, गाड़ियों की जो एग्जॉस्ट धुआं निकलता है, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज है उनका जो एग्जॉस्ट होता है उनका धुआं निकलता है। इनके ये धुआं क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, और उससे क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन बोला जाता है। ओके, various component both major and minor present in air also contain some of the other gases produced by the human activities. ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब वही गाड़ियाँ जब चलाना या फिर फैक्ट्रीज़ को यूज़ करना, हो गया। दिस गैसेज आर नॉट ओनली यूजलेस बट आल्सो कॉज डैमेज टू द इन्वायरमेंट। जो हार्मफुल गैसेज निकल रही ना फैक्ट्री से, वो एक तो यूजलेस तो है ही, ठीक है, और दूसरा वो इन्वायरमेंट को भी बहुत हानिकारक है, मतलब इन्वायरमेंट के लिए। ओके, Due to the presence of these gases, the composition of air in the atmosphere changes. Okay, अब ये हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही है कंटिन्यूसली, तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है? बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। जिस टाइम पर बारिश गिरनी चाहिए उस टाइम पे बारिश नहीं गिरती है, या फिर ऑफ सीज़न बारिश गिर रही है, या फिर बहुत ही ज़्यादा बारिश गिरेगी। विंड मिल्स, मतलब जो विंड होता है ना, थंडर स्टॉर्म आएंगे, भवंडर, बहुत सारे जो इन्वायरमेंट के ऊपर बैड इफेक्ट आ रहा है। किसकी वजह से? एयर पॉल्यूशन की वजह से। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस गैसेज, कंपोजिशन ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेरिक चेंजेस, वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ द एयर एटमॉस्फेयर ड्यू टू द रिलीज ऑफ दिस गैसेज इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। समझ में आ गया एयर पॉल्यूशन क्या है? मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग कंपोजिशन ऑफ एयर। अभी कंपोजिशन ऑफ एयर का मतलब क्या है? बहुत सारे गैसेज का मिक्सचर, ठीक है। लेकिन हमारे एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है? ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो मिक्सचर तो है, लेकिन इसके अंदर और हम चीज़ें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली। कैसे? गाड़ियाँ चला के, देन फैक्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा, मतलब फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है उससे इस एयर के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस और ऐड हो रही है। द एरिया ऑफ फॉरेस्ट इन द रीजन, ठीक है, द इंडस्ट्रीज प्रेजेंट इन द एरिया, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? पॉल्यूशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। अर्बनाइजेशन मतलब जहाँ पर सिटी आ रही है ना, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? फॉरेस्ट को हम क्लियर कर रहे हैं, तो फिर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्लांट्स और ट्रीज़ कट हो रहे हैं। अब देखो, पॉल्यूटेंट मतलब जिनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, मतलब पॉल्यूशन कज कर रहे हैं उनको बोला जाता है पॉल्यूटेंट। मेन रीज़न इनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। सोर्सेस कहाँ से हो रहे हैं वो, ठीक है। दूसरा, प्रोसेसेस
इनकम्प्लीट का, और मतलब किसकी वजह से हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है उस चीज़ के अंदर। इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकल रहा है, ऑटोमोबाइल मतलब फैक्ट्रीज या फिर गाड़ियाँ जो होती है ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रेन्स, इनके अंदर से निकल रहा है। तो ये उनका क्या हो गया, सोर्स हो गया। किसका सोर्स हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का। अभी कैसे बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बन रहा है इनकम्प्लीट मतलब आधा अधूरा जल रहा है, पूरी तरह से जल नहीं रहा है। अगर पूरी तरह से जल जाएगा तो वो कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा ही नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा नहीं तो इन्वायरमेंट में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल, मतलब जो फ्यूल है ना हम यूज़ करते हैं पेट्रोल डीजल, वो ढंग से जल ही नहीं रहा। और वो कब ढंग से जलेगा, जब हम गाड़ी की अच्छी मेंटेनेंस रखेंगे, टाइम टू टाइम सर्विसिंग करेंगे, ठीक है। उस टाइम पे वो मशीन जो है, इंजन अच्छे से वर्क करेगा, इंजन अच्छे से काम करेगा तो जो पेट्रोल जाएगा उसके अंदर, पेट्रोल हो गया डीजल हो गया, वो भी अच्छी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। पॉल्यूशन होगा लेकिन बहुत कम होगा, इसलिए बहुत ही कम, मतलब निग्लिजिबल। और आज के डेट में इंजन्स को बहुत ज़्यादा वेरीफाइड किया गया है, ठीक है। बहुत मॉडर्न इंजन यूज़ कर रहे हैं सो डैट पॉल्यूशन कम से कम हो सके। और इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट के ऊपर असर क्या होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगी लोगों के अंदर, ठीक है। और लोग ही नहीं, बहुत सारे एनिमल्स भी प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड है। देखो इनके सोर्सेज क्या, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट, ओके। थर्मल पावर प्लांट मतलब जहाँ पर हीट इलेक्ट्रिसिटी बन रही है गर्म चीज़ों से, जैसे कोल हो गया, है ना। कोल से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, कोल को जला रहे हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो वो किस में आ जाएगा, थर्मल पावर प्लांट में आ जाएगा। प्रोसेस कैसी होती है, मेटल एक्सट्रैक्शन, पेपर मेकिंग, पेपर जो हम बनाते हैं नोटबुक के पेपर, उसमें भी क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, वो तो रीज़न है ही। और मेन कज क्या होगा, मेन कज ऑफ एसिड रेन, और इसकी वजह से क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगा बहुत ज़्यादा, तो उससे एसिड रेन तैयार होगी, और एसिड रेन फिर गिरेगी हमारे बॉडी के ऊपर, तो हमारी पूरी बॉडी क्या होगी, जलेगी। रेस्पिरेशन में जो है प्रॉब्लम होगी, डिसऑर्डर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी उनके भी ऐसे ही है, ठीक है। आप एक बार ओवरव्यू कर लेना। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। वो भी कैसे हो, कंबशन ऑफ फ्यूल एंड डिफॉरेस्टेशन, मतलब ऐसे जो लकड़ियाँ होती है ना, हम उसको जलाते हैं, उसका धुआं निकल रहा है, तो ये क्या होगा, कंबशन ऑफ फ्यूल हो गया। या फिर पेट्रोल जल रहा है, बहुत सारे चीज़ें जल रही है, प्लास्टिक जला रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट रीज़न क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होने में एटमॉस्फेयर के, इज डिफॉरेस्टेशन, ओके। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल को नष्ट कर देना। ऑटोमोबाइल्स, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरियाज, ओके। ओजोन क्या किसकी वजह से हो रहा है, मतलब ओजोन जो है उसका डिप्लीशन हो रहा है। डिप्लीशन मतलब वो लेयर जो है टूट रही है, उसके अंदर छेद आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री की वजह से, इंडस्ट्री के धुएं की वजह से, और उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। नेक्स्ट इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि पहले यूज़ किया जाता था, अभी यूज़ नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में। ओजोन लेयर के अंदर जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, छेद हो जाते हैं, छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, ये हो रहे हैं CFC की वजह से ही, ठीक है। इसलिए उनको यूज़ किया, बैन कर दिया है उनके यूज़ में। और जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रिज जो होता है, उसके अंदर भी क्या होता था, पहले CFC यूज़ किया जाता था वो टैंक के अंदर, और उससे ठंड जो है ना, मतलब एयर बनाने में यूज़ होती थी, गैस बनता था रेफ्रिजरेटर सिस्टम में, ठीक है। इन एयर कंडीशन जो AC होते हैं ना, उसमें यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिकल्स में भी। और उससे क्या हो रहा है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, छेद हो रहे हैं, होल्स आ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ मेटल, ओके। अभी भी देखो ऑटोमोबाइल में मेटल जो है, लीड, P मतलब क्या है, लीड, ठीक है। थर्मल पावर में जैसे लीड हो गया, Hg मतलब क्या है, मर्क्यूरी, As मतलब आर्सेनियम, Cu मतलब कोबाल्ट, CO मतलब कोबाल्ट, और Cu मतलब कॉपर, ओके। इन चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, मेटल में भी पॉल्यूशन हो रहा है। प्रेजेंट इन द पेट्रोल एंड एंटी नॉक केमिकल रिएक्शन होगा। और नर्वस डिसऑर्डर मतलब हमारे जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, न्यूरॉन्स बोला जाता है, नर्व, ओके। तो हमारा ब्रेन के ऊपर भी बहुत गंदा असर होगा इससे। डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, कैंसर के भी खतरा बढ़ेगा,
ठीक है। हाइड्रोकार्बन, ये भी एक पॉल्यूशन कर रहा है, हाइड्रोकार्बन भी, ठीक है। और हालांकि देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन से ही पूरे इन्वायरमेंट बना है, हम भी हाइड्रोकार्बन से ही बने हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन जब साथ में प्रेजेंट होता है तब उसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। और हर एक चीज़ धरती के ऊपर हाइड्रोकार्बन से बनी है, ठीक है। सो ये भी है, डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट से हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं, एग्जॉस्ट गैस, कार्सिनोजन, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बार आप देख लेना ओवरव्यू करके कि कैसे कैसे है। ये देखो, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM, ओके, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ की वजह से, एग्जॉस्ट गैस, ओके। लंग एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा उनके वजह से, ठीक है, कॉज करेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। नेक्स्ट इज हजार्ड ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड देयर प्रिवेंशन, मतलब कितना ज़्यादा हानिकारक है एयर पॉल्यूशन। जैसे पहले क्या होगा, एसिड रेन होगा। एसिड रेन हमने देखा था कि जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है जब पानी के साथ मिक्स होगा तो H2SO4 बनाएगा। H2SO4 इज़ अ एसिड। क्या है ये, एसिड है, जिसको क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। अब देखो, एसिड हमारे शरीर के ऊपर गिरेगी तो हम वो जो जलन तो होगा ही, है ना, हमारी स्किन पूरी जल जाएगी, ठीक है। और दूसरा इज़ NO2, जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तब HNO2 और HNO3 बनाएगा, ओके। ये भी क्या है, एसिड रेन के दूसरा फॉर्म है। However, presence of the pollutants such as oxide, nitrogen and sulfur in the air imparts acidity to the rainwater. The sources of these gases are eruption of volcanoes and thus burning of the fossil fuel. एक तो जो बड़े बड़े होते हैं ना वॉल्केनो, उसमें से ये निकल रहा है, क्या निकल रहा है, एक तो सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एंड दूसरा कहाँ से निकल रहा है, जहाँ हम आग जलाते हैं तब, लकड़ियों को जलाएंगे, प्लास्टिक को जलाएंगे तो उसमें से निकलते हैं, ओके। चिमनीज, फैक्ट्री की चिमनी से निकलेंगे। दिस गैसेज डिजॉल्व इन रेन वाटर फॉर्मिंग नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इनको क्या बोला जाता है, नाइट्रिक एसिड बोला जाता है और इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। दोनों भी एसिड है और एसिड हमारे ऊपर गिर रहे हैं, देख लो। एक बार एसिड रेन हुई थी आगरा में ताजमहल के ऊपर, ठीक है। तो उससे तब से क्या हो गया था, वो जो वाइट कलर है ताजमहल का वो येलोइश हो गया था, ठीक है। और फिर वो बहुत ज़्यादा चीज़ हानिकारक होने लग गई थी, ठीक है। एसिड रेन रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ओके। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है एसिड रेन क्या कर देता है, कम कर देता है। एंड दस चेंजेस वेजिटेशन, और वेजिटेशन मतलब जो हरियाली है वो वहाँ पर कम आएगी। अब देखो, जहाँ पर मिट्टी में फर्टिलिटी कम हो गई तो क्या होगा, वहाँ पर वेजिटेशन भी कम हो जाएगा, वहाँ पर पेड़ पौधे कम आएंगे, ठीक है। इट इज़ आल्सो पॉल्यूट वाटर बॉडीज दस अफेक्टिंग एनिमल्स एंड एक्वेटिक लाइफ। जो समुद्र तो नहीं, ठीक है, लेकिन पॉन्ड हो गए या फिर नदी हो गई, है ना, तालाब हो गया, वहाँ पर अगर एसिड रेन होता है पूरा पानी क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और जो जानवर होते हैं ना, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स हो गए, तो वो लोग, जो जानवर क्या करते हैं, पानी पीते हैं वहाँ पर जाके, और वो एसिड क्या होता है, एसिड रेन का पानी उनके बॉडी में जाता है और पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है अंदर से, है ना। एसिड रेन आल्सो रिजल्ट इन द कोरोजन ऑफ बिल्डिंग, स्टैचू, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स, है ना, जो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, स्टैचूज़ होते हैं हम जो बनाते हैं ना, तो ये भी जो है एसिड रेन उनको बर्बाद करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एसिड रेन आर नॉट कन्फाइंड टू ओनली द इंडस्ट्रियल एरियाज़। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इंडस्ट्री एरिया है तो वहीं पर ही एसिड रेन होगी, ठीक है। बहुत सारे रीजन है जहाँ पर इंडस्ट्री फ्री पॉल्यूशन में बी ऑल्सो अफेक्टेड बाय एसिड रेन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द रेन क्लाउड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। अभी देख लो, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री है और यहाँ से धुआं निकल रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर ही बारिश हो। अब ये बादल चले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जाके बारिश हो जाएगी, है ना। मतलब देख लो कितना दूर जाके बारिश हो रही है, इंडस्ट्री है यहाँ पर, इंडस्ट्री यहाँ पर एक भी नहीं है, लेकिन बारिश कहाँ हो रही है, एसिड रेन कहाँ हो रही है, यहाँ पर हो रही है। समझ में आ रहा है, मतलब कितना ज़्यादा हजार्डस है, कितना ज़्यादा हानिकारक है। अभी प्रिवेंशन क्या है एसिड रेन होने के लिए, कैजुअल एजेंट ऑफ एसिड रेन बीइंग द ऑक्सीडाइज ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर डिफ़िकल्ट टू बी कंट्रोल। ये थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल है कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को निकालना, बट अवॉइडिंग द यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल
the use of non-conventional sources of energy and safe disposal of industrial waste to some extent can reduce the level of the pollutant, thus they preventing the ill effect of the acid rain. थोड़ा जो सल्फ़र, और अभी हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना एक एक सल्फ़र को लिया उसको जमा कर लिया पूरा एटमॉस्फेयर से, ऐसा कर ही नहीं सकते, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें हैं जिनकी वजह से एसिड रेन हो रहा है, जैसे फॉसिल फ्यूल का यूज़ करना है ना, पेट्रोल ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, पेट्रोकेमिकल्स जो यूज़ करते हैं उनको कम कर देंगे हम, तो उससे क्या होगा, सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं बनेंगे, ऑक्साइड नहीं बनेंगे तो उनके एसिड्स नहीं बनेंगे, एसिड नहीं बनेंगे तो एटमॉस्फेयर में जाके वो जो है एसिड रेन नहीं कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब पता है आपको क्या होता है? ग्रीन हाउस मतलब जो सन से जो रेज आ रही है, ठीक है, गर्म रेज जो आ रही है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ गई, लेकिन वो बाहर भी जाती है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से वो अंदर ही रह जा रही है इस लेयर के अंदर, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ओके, और पूरा हमारी अर्थ गर्म हो रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर है, जो बर्फ़ के पहाड़ है वो पिघल रहे हैं। ओके, और पिघलने की वजह से हमारा जो समुद्र का पानी है वो बढ़ रहा है, और जो भी हमारे किनारे जो है ना, समुद्र के किनारे, वो क्या हो रहे हैं, पानी में डूबते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट इन पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। ओके, यही सब बताया गया है। अर्थ सरफेस ट्रैप करती है रेडिएशन को, और वो बाहर नहीं जा पा रही है क्योंकि एक पॉल्यूशन की लेयर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जम गई है, और वो लेयर क्या कर रही है, रेडिएशन को बाहर नहीं जाने दे रही है वापस। नेचुरल फिनोमेना ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट कैन बी कॉज्ड मोस्टली बाय CO2 एंड वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। और मेन रीज़न क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट का? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हैंस दिस गैसेज आर ग्रीन हाउस गैसेज, और इनको क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस गैसेज बोला जाता है। ठीक है, अभी ग्रीन हाउस गैसेज के जो हाइवर इंक्रीज इन द लेवल ऑफ CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ अदर गैसेज सच एज मीथेन, इसको क्या बोला जाता है, CH4 को मीथेन बोला जाता है। ठीक है, मीथेन, ओजोन एक्सेट्रा इन द एटमॉस्फेयर रिजल्ट इन द ग्रेजुअल राइज in the temperature of the earth's surface. This increasing greenhouse effect occurring due to the pollutant gases in the atmosphere is called global warming. These gases which cause global warming are called greenhouse gases. समझ में आ गया कैसे होता है? ये मीथेन और जो ऑक्सीजन है ना, ये एटमॉस्फेयर के अंदर पाए जाते हैं, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा, जो रेडिएशन आ रही है वो रेडिएशन एक तो सरफेस पे आएगी अर्थ के, लेकिन वो बाहर नहीं जाएगी वापस, क्योंकि जो भी बाहर से आ रहा है वो वापस जाता है। ठीक है, रेडिएशन आ रही है सन से अर्थ के ऊपर, और वापस अर्थ से सन के ऊपर जाएगी। ठीक है, लेकिन ये गैसेस क्या कर रहे हैं, वो रेडिएशन को बाहर ही जाने नहीं दे रहे, बाहर नहीं जाने दे रहे हो तो रेडिएशन अंदर रह रही है, और रेडिएशन क्या है, गर्म है बहुत, और उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ भी गर्म हो रही है। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, जो कि मैंने बताया ग्लेशियर पिघल रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सी है ना, ओशन का पानी बढ़ रहा है, और उसके वजह से बाढ़ आ जानी, सॉइल इरोजन, अनसीजनल रेन। मैंने बोला ना, जब बारिश सीज़न नहीं होता तब रेन आती है, और रेन नहीं आती है, और जब सीजनल नहीं रहता तब रेन आती है। हेल्थ हज़ार्ड, मतलब बॉडी के ऊपर भी बहुत इफेक्ट कर रही है, हम ह्यूमन की भी और दूसरे एनिमल्स की भी। ओके, consequences of increase in temperature on the earth and some harmful effect of the global warming। ये सारी चीज़ें किस में होगी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होगी। रिडक्शन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अब रिडक्शन कैसे करेंगे, कम कैसे करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को? अब देखो, जैसे CFC को कम कर देंगे यूज़ करना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, है ना, या फिर ना ही यूज़ करेंगे, अभी तो बैन ही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अभी बैन कर दिया है। ओके, इंक्रीजिंग, जो कि बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करता है जो ग्लोबल वार्मिंग में। ओके, growing more and more plants is obviously the most essential requirement for controlling global warming। जितने ज़्यादा प्लांट्स लगाओगे उतने ज़्यादा क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, प्लांट्स अंदर ले लेंगे, और ऑक्सीजन क्या करेंगे, बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मात्रा एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगी, और मात्रा जो है उसकी कम हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, जो ग्लोबल वार्मिंग होगी ही नहीं, है ना। सो या
सो ओजोन डिप्लेशन, और उसकी वजह से क्या होगा, एयर पॉल्यूशन की वजह से ओजोन डिप्लेशन भी होगा। जैसे कि मैंने बताया ओजोन कहाँ पर पाया जाता है, हमारे स्ट्रेटोस्फीयर के लेयर के ऊपर पाया जाता है। ओके, और वो उसका फार्मूला होता है O3। ठीक है, कैसे बनेगा, ऑक्सीजन मतलब ये जो ओजोन लेयर, पहले एक ऑक्सीजन लेंगे और 2 ऑक्सीजन के साथ मिला के O3 बनाएंगे। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। ओके, इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग इन द फॉर्म, जो धूप से आ रही है ना, सन से आ रही है, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे और वो एटमॉस्फेयर के ऊपर एक लेयर बनाएंगे, उसको बोला जाता है ओजोन। ओके, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर बायोलॉजिकली हार्मफुल, बहुत हार्मफुल होते हैं बायोलॉजिकली, मतलब इंसानों के लिए, जानवरों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। द ओजोन लेयर एक्ट एज अ स्क्रीन फॉर द रेडिएशन, और ओजोन लेयर हमें उस हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। सम pollutants such as chlorofluorocarbon are chemically inactive and do not dissolve in the acid rain. क्लोरोफ्लोरोकार्बन इतना बहुत खतरनाक चीज़ होती है कि वो डिज़ोल्व ही नहीं हो पाती और एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है। ठीक है, हेंस दे रीच द एटमॉस्फेयर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, they react with ozone and cause depletion of ozone in that region। और वहाँ पर क्या होता है, ओजोन का डिप्लेशन हो जाता है। ओजोन में अब समझो ऐसा ओजोन है तो इसमें ऐसे छोटे 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 छेद हो जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर इट कैनॉट परफेक्टली स्क्रीन दी यूवी रेडिएशन, और उसकी वजह से क्या होगा, छेद हो रहे हैं तो उस होल्स के अंदर से डायरेक्ट रेडिएशन अर्थ के ऊपर आएगी और हमारे बॉडी के ऊपर गिरेगी और हमारी बॉडी जल जाएगी। Once this radiation reaches the earth's surface, it causes many undesirable effects like skin cancer। उसके हमारे स्किन के ऊपर गिर गया तो हमें क्या होगा, स्किन कैंसर हो सकता है। कैटरैक्ट मतलब हमारे जो आँखों को जो है देख नहीं पाएंगे ना हम, उसको कैटरैक्ट बोलते हैं। डैमेज ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप, जो फसल है खेती बाड़ी उसको भी डैमेज कर लेंगे। जो मिट्टी है मिट्टी को भी ख़राब कर देगा। प्रिवेंशन, अभी प्रिवेंशन क्या है, द मोस्ट ऑफ द इफेक्टिव वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर इज डेवलपिंग अल्टरनेटिव एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन द रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम एंड एरोसोल। ओके, जो भी रेफ्रिजरेटर में हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ किया करते थे अभी उसको बंद कर देंगे कम्प्लीटली। और अभी आज के डेट में हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया जो गैस है वो यूज़ कर रहे हैं फ्रिज के अंदर। ओके, और पहले क्या यूज़ करते थे, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अभी क्या यूज़ कर रहे हैं, अमोनिया गैस। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारे जो ठंडा मतलब फ्रिज के अंदर ठंडी हो रही है। ठीक है, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन आर द मोस्ट हजार्डस टू इन्वायरमेंट। बहुत हानिकारक है कौन सा, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन। ठीक है, इन एडिशन टू दिस द अदर पॉल्यूटेंट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई एश, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एंड टॉक्सिक मेटल also cause considerably damage to man and environment. Some general methods have been followed by curbing the air pollution in all respect। ठीक है, अलग अलग चीज़ें भी बहुत सारी है जो कि अफेक्ट करती है ग्लोबल वार्मिंग को। इंस्टेड ऑफ द फाइंडिंग आउट वेज एंड मीन्स ऑफ द सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट नाउ फॉर हैज़, ओके, सो इसके अंदर यही बताया है, जस्ट अ सेकेंड। All right. So instead of finding out way and means of the disposal of waste product, now focus on has been shifted to designing of industrial equipment like scrubber, precipitator and synthesis of chemicals which are environmental friendly। अभी इसको कैसे भी यूज़ करके ना, कितना भी कुछ बोल लो इंसानों को, इंसान उसको यूज़ करना कम ही नहीं करेंगे। तो फिर अभी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप निकाला है कि फैक्ट्री से हो रहा है ना, गाड़ियों से हो रहा है ना, अभी गाड़ियों के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें लगा देंगे जिससे पॉल्यूशन ही कम होगा। वो चीज़ ही पॉल्यूशन कम करेगी तो फिर वो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा ही नहीं इन्वायरमेंट में, है ना। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इको फ्रेंडली जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली यूज़ कर रहे हैं। दिस इन्वॉल्व द यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सॉल्वेंट विच डू नॉट कॉज रिलीज ऑफ एनी हार्मफुल प्रोडक्ट, और इनकी वजह से क्या होगा, हार्मफुल प्रोडक्ट रिलीज नहीं होंगी। रिसर्चेस आर गोइंग ऑन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अल्टरनेटिव केमिकल रिएक्शंस विच डू नॉट गिव द अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। दिस इज in fact a new area chemistry known as green chemistry which has came to the forefront in the recent years। अभी इसके वजह से क्या होगा,
जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक न्यू फील्ड निकाली है जो कि ग्रीन केमिस्ट्री है, जिसके अंदर यही बताया जाता है कि हम कौन सी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं और कौन सी नई चीज़ें ला सकते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम से कम हो हमारे लिए और एनिमल्स के लिए, जो भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो कम उनको अफेक्ट करे। ओके, सो ये न्यू स्ट्रीम आ गई है एजुकेशन के अंदर, ग्रीन केमिस्ट्री, न्यू सब्जेक्ट समझ लो। ओके, arresting the growth of population, judicious use natural resources, recycling of products such as paper, and restricting the use of plastic bags are some of the easier controller measure which can be great help in controlling the air pollution. Above all, arresting deforestation and increasing in greenery in our surrounding can go a long way in curbing the pollution. Following stringent norms and the maintenance of the industrial unit and avoiding accident in industries also can be contribute to a large extent of air pollution. So ये था हमारा पूरा चैप्टर। ओके, और एयर एंड ऑक्सीजन, और आई होप आपको इसके अंदर कोई डाउट ना हो। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब।